प्रगति संस्थान मिदनापुर से मैं अनुराग त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। हमने आपको भारत के संबंध में जो अध्ययन कराया उसका क्रमिक अध्ययन आप क्रमशः पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने पर्वतीय क्षेत्र का विधिवत अध्ययन किया, मैदानी क्षेत्र का विधिवत अध्ययन किया। हमने आपको पठार में 3 भाग करके अलग अलग बताए हैं और आज तटीय मैदान की चर्चा होगी। तटीय मैदान के बाद एक और अध्ययन इसमें बच रहा है जो भारत के द्वीपीय क्षेत्रों का है, या आप कह सकते हैं भारत के जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित द्वीप हैं उन पर भी अध्ययन आपको विधिवत कराया जाएगा। आज का हमारा जो अध्ययन का विषय है वो तटीय मैदान है। अब मैदान के संबंध में अध्ययन आपका इससे पहले भी हुआ था, लेकिन वह अध्ययन जो हुआ था वह गंगा और ब्रह्मपुत्र और सतलज के मैदान से संबंधित था। सिंधु सतलज का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और इसके बाद मैदान की श्रृंखला में समुद्र तटीय मैदान है। लगभग 43% क्षेत्रफल पर, भारत के लगभग 43% क्षेत्रफल पर मैदान का विस्तार है, अर्थात सभी भौगोलिक तत्वों में सबसे ज्यादा विस्तार मैदान का ही है। अब यहाँ पर चूंकि आज हमारे अध्ययन का मुख्य विषय वस्तु दक्षिण के समुद्र तटीय मैदान है, तो उस समुद्र तटीय मैदान की श्रृंखला में हम इसका एक विधिवत अध्ययन करेंगे। यहाँ हम देखेंगे ये पूर्वी तटीय मैदान है और ये पश्चिम तटीय मैदान है। इसका विभाजन करेंगे कैसे? विभाजन में पूर्वी तटीय मैदान के पश्चिम में पूर्वी घाट है और पूर्वी तटीय मैदान के पूरब में बंगाल की खाड़ी। उसी तरह से पश्चिम तटीय मैदान के पश्चिम में अरब सागर है और फिर पूरब में वेस्टर्न घाट है। ये इसकी लोकेशन है। और आप जानते हैं हिंद महासागर है और ये हिंद महासागर के ही हिस्से के रूप में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर है। दक्षिण में इस स्थान पर कन्याकुमारी के दक्षिण हिस्से पर तीनों आकर के मिलन उसका दिखाई पड़ता है स्पष्ट रूप से। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर, तीनों का स्पष्ट रूप से मिलन बिंदु वहां पर दिखाई पड़ता है। इसके बाद फिर अब आप आगे बढ़ते हैं तो जैसा कि कल हमने आपको ये बता दिया था इसमें कि पश्चिम घाट और पूर्वी घाट दोनों आकर के मिलते हैं। मिलन इसका नीलगिरी पहाड़ी पर है। हमने नीलगिरी पर भी आपको प्रश्न बताया था। नीलगिरी पहाड़ी पर आपको ये बताया गया था टोडा जंजाल मिलती है। टोडा जंजाल से आपका परिचय कराया गया। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, इससे भी आपको परिचय कराया गया था। नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम या इलायची की पहाड़ी है और इन दोनों के बीच अर्थात अन्नामलाई और इलायची के बीच में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई बीच है। इसकी चर्चा कल हो गई थी। और इलायची के दक्षिण में नागरकोयल की पहाड़ी। तो इस तरह से अब आप ये देखते हैं कि अब ये जो क्षेत्र पतली पट्टी के रूप में पश्चिम और पतली पट्टी के रूप में पूर्व बच गया, इसी का अध्ययन हमको करना है। और यह इस नाते महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह नदियों द्वारा निर्मित है और नदियों के डेल्टाई क्षेत्रों द्वारा भी निर्मित है। जैसा कि इसमें आप ये जानते हैं कि जो पूर्वी मैदान है ये डेल्टा का मैदान है। पश्चिम का जो मैदान है उसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से स्थल खंडों के निमज्जन के परिणाम स्वरूप हुई है। देखिए यहाँ लिखा गया कि मैदान की उत्पत्ति अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के स्थल खंडों के निमज्जन से हुआ है। निमज्जन का मतलब धसाव से हुआ है, नीचे जाने से हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान सकरा है और पूर्व तटीय मैदान विस्तृत है। अभी हम इसकी तुलना भी करेंगे पश्चिम तटीय मैदान
और पूर्वी तटीय मैदान की तुलना भी हमको करनी है कि दोनों मैदानों की क्या विशेषताएं हैं, लेकिन वह तुलना तब संपन्न होगी जब हम पूरा मैदान का अध्ययन कर लेते हैं। तो इन मैदानों का जो निर्माण है वो सागरी तरंगों द्वारा हुआ है, नदियों के अवसादों द्वारा हुआ है। दोनों मैदान मिलते कहाँ हैं? तमिलनाडु राज्य के नागरकोइल एवं कन्याकुमारी कटक द्वारा दोनों का अलगाव होता है। नागरकोइल हमने आपको बताया था कल कि पठारों की श्रृंखला में भारत में सबसे दक्षिण का जो पठार है वो नागरकोइल है। अब नागरकोइल के पठार का जो ये पूर्वी हिस्सा है और ये जो पश्चिमी हिस्सा है वही अलगाव बिंदु है। किसका अलगाव बिंदु है? पूर्वी तटीय मैदान का, और पश्चिमी तटीय मैदान का वो अलगाव बिंदु है। अब इसके परिचय होने के बाद दूसरी बात ये आती है कि हम एक एक मैदान को लें और उस मैदान को लेने के बाद उसका विभाजन करें। तो सबसे पहले हम पश्चिम तटीय मैदान को लेते हैं। अब पश्चिम तटीय मैदान यहाँ देखिए, यहाँ से शुरू होकर के नागरकोइल की पहाड़ी तक की लंबी श्रृंखला के रूप में जाता है। इसका जो विभाजन किया गया है वह विभाजन जब मैदान के रूप में किया जाता है तो फिर अगर सामान्य रूप से आप प्रदेश के रूप में उसको बांटेंगे तो नंबर 1 गुजरात का मैदान, नंबर 2 महाराष्ट्र व गोवा का मैदान, नंबर 3 कर्नाटक का मैदान और नंबर 4 केरल तट या केरल का मैदान। अब इसका जो विभाजन किया गया है, जो गुजरात तट का मैदान है और वो तो मान लीजिए वो गुजरात के तटवर्ती क्षेत्रों में विस्तृत है। जो दूसरा मैदान लिखा गया महाराष्ट्र और गोवा, उस मैदान को कोंकण तट के नाम से जाना जाता है और कोंकण रेलवे भी आप इसका अध्ययन करते हैं कोंकण तट के मैदान के अंतर्गत। और यह मैदान दमन से गोवा के बीच स्थित है। आप जानते हैं दादर नगर हवेली, दमन और दीव 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, लेकिन अब दोनों एक हो गए हैं, दादर नगर हवेली और दमन दीव। और वहां से लेकर के दमन से लेकर के गोवा तक का जो क्षेत्र है वो कोंकण है। कभी कभी ये भी पूछ दिया गया था परीक्षा में कि कोंकण रेलवे कहां से कहां तक विस्तृत है, तो उसमें ऑप्शन जो दिया जाएगा उसमें ऑप्शन आपको सही करना है रोहा से मंगलौर, रोहा से मंगलौर, यही ऑप्शन उसमें सही रहता है। मतलब करेक्ट जो स्टेशन दिया गया है उसमें ऑप्शन में उसका उत्तर दिया जाता है वो रोहा से मंगलौर है। अब फिर तीसरी बात आती है, तीसरा मैदान उत्तर से जब आप दक्षिण चलते हैं तो सबसे पहले गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद गोवा है, गोवा के बाद फिर यहाँ देखिए कर्नाटक। कर्नाटक के मैदान को ही कन्नड़ का मैदान कहते हैं और कन्नड़ का मैदान विस्तृत कहां से कहां तक है? गोवा से मंगलौर के बीच में स्थित है। अब बात आती है मालाबार तट। पूरा जो केरल तट है वो केरल तट मालाबार तट कहलाता है। ये ऐसे शब्द हैं कि हमेशा बार बार परीक्षाओं में पूछे जाएंगे और पूछे गए हैं। कन्नड़ तट का विस्तार बताइए, मालाबार तट का विस्तार बताइए। तो इस तरह से आपने ये परिचय देखा कि पश्चिम तटीय मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आप यहाँ देखे हैं कि गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र गुजरात का मैदान है, दमन से गोवा के बीच कोंकण तट है, कोंकण का मैदान है, गोवा से मंगलौर के बीच कन्नड़ या कर्नाटक का मैदान है, मंगलौर से कन्याकुमारी के बीच मालाबार तट है। मंगलौर और बंगलौर दोनों एक ही अक्षांश में स्थित हैं, लेकिन एक मंगलौर जो है ये पश्चिम घाट के पश्चिम में स्थित है और बंगलौर पश्चिम घाट के पूर्व में स्थित है। कर्नाटक में ही दोनों स्थित स्थान एक ही अक्षांश पर, लेकिन इनकी वर्षा में एक व्यापक अंतर मिलता है, क्योंकि पश्चिम घाट वर्षा में विविधता पैदा कर देता है और मंगलौर भारी वर्षा प्राप्त करता है, जबकि बंगलौर उसका चौथाई वर्षा प्राप्त करता है। अब हम इन मैदानों की श्रृंखला में इसमें संबंधित कुछ और प्रश्न बनते हैं, उस पर चलते हैं। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं गुजरात का मैदान। तो जो गुजरात का मैदान है वो आपने देखा कि गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में विस्तृत है और उसके साथ साथ सौराष्ट्र से सूरत तक। अब आप ये जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती का जो मुहाना है
और सौराष्ट्र गुजरात का जो उत्तरी क्षेत्र है वो इसमें स्थित है, इस मैदान में। कुछ प्रमुख स्थानों में सर क्रीक भी आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, किस राज्य में स्थित है। कोरी क्रीक किस राज्य में स्थित है। कच्छ की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, ये स्थिति आपकी है। यहाँ पर आप देखेंगे ये कच्छ की खाड़ी हो जाएगी, ये खंभात की खाड़ी हो जाएगी, ये नर्मदा का मुहाना हो जाएगा, ताप्ती का मुहाना हो जाएगा। तो यहाँ तक यह मैदान विस्तृत है, जिसको कहा गया गुजरात का मैदान या पश्चिम तटीय मैदान के अंतर्गत, इसको आप पढ़ें। अब बात दूसरे मैदान की आती है, कोंकण का मैदान, कोंकण तट। कोंकण रेलवे हमने बता दिया आपको कि कोंकण रेलवे अगर आपसे पूछा जाएगा तो उसकी भी लंबाई 720 किलोमीटर है। स्टेशन उसमें पूछे जाते हैं तो रोहा से मंगलौर आप बता देंगे। और इस मैदान की बात की जाएगी तो केंद्र शासित प्रदेश दमन से चल करके गोवा राज्य तक इसका विस्तार है। 720 किलोमीटर लंबा मैदान है। महाराष्ट्र और गोवा के तटवर्ती जिले इसमें शामिल हैं। 2 दर्रे, थाल घाट और भोर घाट कोंकण के मैदान, कोंकण तट में ही स्थित हैं। गोवा का एक समुद्र तट है जिसको बीच कहते हैं, उसका नाम कालांगुट है। तो कालांगुट समुद्र तट अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में किस राज्य में स्थित है तो गोवा से संबंधित हो जाएगा। इस स्थान के, इस मैदान के छोटी छोटी जो प्रमुख नदियां हैं, जिसमें पिंजल है, बसाक है, भोगराना है और जुआरी है। मांडवी की चर्चा भी हमने कल की थी। मांडवी और जुआरी नदी के संगम पर गोवा स्थित है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। यह गोवा एक पर्यटक क्षेत्र है और भारी मात्रा में विदेशी यहाँ पर आते हैं गोवा क्षेत्र। इसके बाद तीसरा जो मैदान है वो कन्नड़ या इसको आप कर्नाटक कहेंगे, कर्नाटक का क्षेत्र है। कर्नाटक का जो मैदान है वो कन्नड़ तट है। गोवा से लेकर के मंगलौर तक इसका विस्तार है। इसके प्रमुख नदियों पर जो पश्चिम घाट से निकल करके अरब सागर में गिरती हैं उसमें कालिंदी है, शरावती है, नेत्रवती है, जिसकी चर्चा हमने कल पश्चिम घाट के अध्ययन के समय आपको बताया था कि कौन सी नदियां पश्चिम घाट से निकल करके पश्चिम की ओर बहती हैं और कौन सी नदियां पश्चिम घाट से निकल करके पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके बाद फिर चौथे पर आ जाते हैं मालाबार तट। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। केरल तट को मालाबार तट के नाम से जानते हैं और इसकी जो स्थिति है वो मंगलौर से चल करके कन्याकुमारी तक है। मंगलौर एक पत्तनगी है जिसको बंदरगाह कहते थे। पुराने समय में इतिहास में आप देखेंगे इसके लिए गोलीबाड़ा प्रयुक्त होता था। इसके बाद लंबे सकरे, लैगून या कयाल इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। एक झील जिसका संबंध सागर तट से होता है, जिसका छिछला जल होता है, उसे लैगून या कयाल के नाम से जानते हैं। झील का विस्तृत अध्ययन आपको कराया जाएगा। झीलें जो होती हैं विवर्तनिकी निर्मित होती हैं, झीलें मानव निर्मित होती हैं, झीलें मरुस्थल के क्षेत्र की होती हैं और फिर ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित होती हैं। समुद्र तट की जो झीलें होती हैं उसे लैगून झील या अनूप झील कहा जाता है। तो इस तरह से झील का विस्तृत अध्ययन आप करेंगे। मौके पर जो लैगून शब्द है ये सागर तट पर तटवर्ती जो छिछला जल होता है उसे लैगून के नाम से या कयाल के नाम से जाना जाता है। और इस मालाबार तट पर रबर, सिनकोना आप विज्ञान में भी पढ़ते हैं। मलेरिया की दवा इसकी छाल से बनाई जाती है, सिनकोना से। कहवा मिलेगा ही। और इसके बाद फिर गर्म मसाले हैं, नारियल हैं। प्रमुख नदी केरल की पेरियार को हमने आपको बराबर बताया है। पेरियार जो है ये केरल की जीवन रेखा है और केरल में ही शांत घाटी है पश्चिम घाट के अंतर्गत। और वो साइलेंट वैली जो है वो जैव विविधता का भारत में सबसे प्रधान केंद्र है, जहां पर व्यापक रूप से जैव विविधता मिलती है। कुछ आणविक खनिज भी इस मैदान में मिलते हैं, जिसमें मोनोजाइट है, जिरकान है और थोरियम है। तो इस तरह से हमने आपको पश्चिम घाट से विधिवत पश्चिमी मैदान से, समुद्र तटीय मैदान से आपको विस्तृत रूप से परिचित कराया। पश्चिम घाट से विस्तृत परिचय कल हो चुका था।
आज का ये विस्तृत अध्ययन पश्चिम घाट का हुआ और अब इसके बाद हम चलते हैं पूर्वी तटीय मैदान। तो जो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है उसको भी हम देखते हैं और मुख्य रूप से पूर्वी तटीय मैदान 3 राज्यों में स्थित है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? उत्कल, आंध्र, कोरोमंडल। अब इसका ये विभाजन है मैदान का। पूर्वी तटीय मैदान को 3 भागों में हम विभाजित करते हैं, उत्कल या उड़ीसा तट या कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट, और दक्षिण का जो मैदान है उसको दक्षिणी कोरोमंडल तट कहते हैं। एक विभाजन वो भी है। और 3 विभाजन जब इसका हम करते हैं तो उड़ीसा के तट को उत्कल तट, उड़ीसा के बाद आंध्र तट को आंध्र तट, और तमिलनाडु जो तट है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं ये कोरोमंडल तट और मालाबार तट। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बराबर परीक्षाओं में 10 साल से कुछ न कुछ परीक्षा अगर रहेगी तो उसमें पूछ लिए ही जाते हैं। अब इसका विस्तार देखिए। पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो गंगा के मुहाने से कन्याकुमारी तक है। अब आप भी जानते हैं कि गंगा का मुहाना, गंगा नदी जहां गिरेगी वही उसका मुहाना होगा। बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के दक्षिण हिस्से में गंगा नदी का मुहाना है और वहीं से उड़ीसा क्षेत्र शुरू होता है। तो वहां से लेकर के और यहाँ देखिए दक्षिण क्षेत्र तक, यहाँ से लेकर और दक्षिण यहाँ तक नागरकोइल की पहाड़ी तक जो इसकी अंतिम सीमा कन्याकुमारी के पास निर्धारित की गई है, वहां तक इस मैदान का विस्तार है। और इसका निर्माण अभिनव एवं टर्शियरी जलोढ़ से हुआ है। चूंकि ये मैदान है इसका निर्माण टर्शियरी युग की चट्टानों से हुआ है। और इसमें देखिए गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, दक्षिण में कावेरी, बीच में आपका कृष्णा है, उसकी सहायक तुंगभद्रा है और उत्तर में गोदावरी है। इन नदियों के डेल्टा से ये पूरब का मैदान बना हुआ है। इसमें एक आदम का ब्रिज, एडम्स ब्रिज लिखा गया है। आदम का पुल जो है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। इसके बाद आपने ये पढ़ा कि इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्कल तट उड़ीसा में, आंध्र तट को काकीनाडा तट और कोरोमंडल तमिलनाडु तट। तो सब मिलाकर के इसका विस्तार उड़ीसा में है, आंध्र में है, तमिलनाडु में। यहां पर अब हम उत्कल के मैदान को फिर से देखते हैं और इस एक थोड़ा सा और जानकारी इसमें लेते हैं तीनों मैदानों के बारे में कि जो उत्कल का मैदान है या उड़ीसा का मैदान है उसका विस्तार गंगा से लेकर के कृष्णा नदी की डेल्टा तक है। अर्थात गंगा, महानदी, गोदावरी और कृष्णा, इतनी नदियां उस मैदान में आ जाएंगी। गोपालपुर एक समुद्र तट है। गोपालपुर और दीघा तो मान लीजिए पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। गोपालपुर जो है वो उड़ीसा के अंतर्गत आ रहा है और उड़ीसा भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदा झेलने वाला राज्य है। और उसके गोपालपुर तट से जितने भी चक्रवात उठते हैं वो सब टकराते हैं। तो यहाँ पर 400 किलोमीटर लंबा है, उड़ीसा में है, गंगा से कृष्णा डेल्टा तक है, गोपालपुर सागर तक है, फिर काकीनाडा। और एक प्रश्न और इसमें बन रहा है, इस मैदान के दक्षिण में देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का स्थित है, जिसका विस्तार जो है 165 गुणे 8 है। 165 किलोमीटर लंबी झील है और 8 किलोमीटर चौड़ी झील है। इसके बाद फिर बात करते हैं काकीनाडा, आंध्र का जो मैदान है इसकी चर्चा करेंगे। अब इस मैदान में 2 प्रमुख नदियों का डेल्टा मिलेगा, उत्तर में गोदावरी, दक्षिण में कृष्णा। इसकी प्रमुख झील कोलेरू झील है और प्रमुख झील पुलिकट जो बहुत पूछी जाती है परीक्षाओं में। ये आंध्र और तमिलनाडु की सीमा बनाती है और सीमा पर स्थित भी है पुलिकट झील। और इस मैदान पर विशाखापत्तनम एक प्रमुख बंदरगाह है। विशाखापत्तनम डाल्फिन चट्टान या डाल्फिन नोज के पीछे सुरक्षित है। मतलब ये जो समुद्र की लहरें हैं उनसे सुरक्षा इसको मिलती है डाल्फिन चट्टान से या डाल्फिन नोज से। अन्य प्रमुख पत्तनों में इसमें काकीनाडा है और मसूलीपत्तनम है, जो कि आंध्र प्रदेश के प्रमुख पत्तनों में आप इसका अध्ययन करते हैं।
अब बात आती है सबसे दक्षिण और पूर्व का जो मैदान है, जो तमिलनाडु में स्थित है, जिसको कोरोमंडल कहा जाता है, जिसका विस्तार कुमारी अंतरीप से पुलिकट झील और कृष्णा नदी के डेल्टा तक मिलता है। इस मैदान की लंबाई 675 किलोमीटर, चौड़ाई 100 किलोमीटर है। इसमें प्रमुख नदियां पेन्नार है, मालर है, वैगई है। प्रमुख बंदरगाहों में चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु, तूतीकोरी तमिलनाडु, नागपत्तनम तमिलनाडु। प्रमुख समुद्र तट, ये मरीना बहुत पूछा जाता है, मरीना समुद्र तट, तो चेन्नई का जो चेन्नई शहर है, चेन्नई शहर और समुद्र तट के बीच का जो मैदान है समुद्र तट पर, उसे मरीना बीच के नाम से जाना जाता है। और हरिकोटा द्वीप जो परमाणु परीक्षण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इस तरह से आपको एक विस्तृत अध्ययन कराया गया, और वह विस्तृत अध्ययन पश्चिम घाट और पूर्वी घाट से संबंधित था। और ये विस्तृत अध्ययन आपको इसी तरह लगातार जारी रहेगा जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा। और एक विस्तृत अध्ययन फिर हम भारत के दक्षिणी द्वीप पर करेंगे, और इसको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक पॉइंट इसमें आपका बच रहा है, जो आपका ये है, दोनों मैदानों की हम तुलना करते हैं। कहीं कहीं पर जो लिखित परीक्षाएं होती हैं, मेंस परीक्षाएं, उसमें कुछ अध्ययन लिखने के लिए दे दिया जाता है कि उत्तर के मैदान, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना करिए। तो पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौरस है, अधिक चौड़ा है, जबकि पश्चिम तटीय मैदान का क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम है। अर्थात ये सकरा मैदान है और ये चौड़ा मैदान है। वही हाल पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की भी है। पश्चिम घाट जो है वो ऊंचा है और पूर्वी घाट जो है वो अपेक्षाकृत कम नीचा है। और फिर इसके बाद देखते हैं, पूर्वी तटीय मैदान की नदियां डेल्टा बनाती हैं। अब इसके नदियों में, नदियां जो डेल्टा बनाती हैं पूर्वी तटीय मैदान की, उस नदियों में आप देखते हैं, डेल्टा बनाने वाली नदियों में, थोड़ा सा यहाँ उल्टा लिख दिया गया है, इसको फिर से देख लीजिए। मैदान की नदियां जो डेल्टा बनाती हैं पूर्वी तटीय मैदान में, उसमें गोदावरी नदी है, कृष्णा है, तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक है, कावेरी नदी है। यहाँ की नदियां डेल्टा बनाती हैं। जबकि पश्चिम तटीय मैदान की जो नदियां पश्चिम घाट से निकल करके सीधे अरब सागर में गिरती हैं, वो डेल्टा नहीं बना पाती हैं। उनका ढाल बहुत तीव्र है, क्योंकि वेस्टर्न घाट ऊंचा है, इस नाते वो नदियां एस्चुअरी बनाती हैं। तो इसी नाते ये इसकी जो प्रमुख नदियां आपको बताया गया है, जिसमें आपका नर्मदा है, और इसके बाद फिर पेरियार केरल की बताई गई है, मांडवी बताई गई है, नेत्रवती बताई गई है। तो इस तरह से ये दोनों मैदानों का भी आप अध्ययन करेंगे। और इसके साथ साथ जो पूर्वी तटीय मैदान है वो व्यापक रूप से कृषि के लिए महत्वपूर्ण है, और यह अपेक्षाकृत कृषि के लिए कम महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी चौड़ाई कम हो जाती है। तो इस तरह से एक समग्र अध्ययन हमने आपको इस पर तटीय मैदान पर कराया है। इसको देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।